हो गया। हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप सभी सही होंगे। तो आज की इस क्लास में हम लेक्चर 2 करने वाले हैं, अकाउंटिंग इसका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। लास्ट क्लास में हम लोग जितना भी थ्योरी था उसको कवर अप किए थे। इस क्लास में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा उन सभी को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जाते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में क्या होता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट समझने से पहले हम ये देख लिए कि एनपीओ में ट्रांजैक्शन कितने टाइप के होते हैं। एनपीओ में ट्रांजैक्शन कितने टाइप के होते हैं तो हम क्लासिफाई किए टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन के बेसिस पे। पहला होता है कैपिटल नेचर का, दूसरा होता है रेवेन्यू नेचर का। कैपिटल नेचर का ट्रांजैक्शन किसे बोलते हैं? सच ट्रांजैक्शन अकर्ड इन आफ्टर अ ईयर, मतलब ऐसा ट्रांजैक्शन जो एक साल के बाद होता हो, जो काफी दिनों बाद होता हो, जो पर डे नहीं होता हो, डे टू डे ट्रांजैक्शन नहीं होता हो, वो काफी दिनों के बाद होता है। जैसे है कि हम बिल्डिंग खरीदें तो क्या बिल्डिंग पर डे खरीदते हैं? नहीं, कभी कभी खरीदते हैं। तो आप ऐसा समझ लो ना, एक फिक्स एसेट्स होता था, एक करेंट एसेट्स होता था। तो फिक्स एसेट्स किसे कहते हैं? ऐसा एसेट्स जो एक साल के बाद फ्लक्चुएट होता हो। तो यहाँ पे कैपिटल नेचर में हम ऐसे ट्रांजेक्शन को इंक्लूड करेंगे जो एक साल के बाद परफॉर्म करता हो, एक साल के बाद अकॉर्ड होता हो। अकॉर्ड मतलब होना, तो ऐसा ट्रांजेक्शन जो एक साल के बाद होता हो। और दूसरा जिसका अमाउंट बड़ा हो, जो बहुत ज़्यादा अमाउंट का हो। ये बिजनेस पे डिपेंड करती है। अगर किसी बिजनेस का कैपिटल 1 लाख है तो उसके लिए अमाउंट 70,000 बड़ा है या नहीं है? अगर किसी की बिजनेस का कैपिटल 1 लाख है तो उसके लिए 70,000 अमाउंट बहुत बड़ा है या फिर छोटा है? ऑफकोर्स बड़ा है। अगर किसी बिजनेस का कैपिटल 1 करोड़ है तो उसके लिए ये अमाउंट 70,000 कितना है? छोटा है। तो ये अगर हम 1 लाख वाला कैपिटल की बात करें तो ये 70,000 वाला अमाउंट क्या हो जाएगा? कैपिटल नेचर का। अगर हम 1 करोड़ वाला बिजनेस की बात करें तो 70,000 रुपया क्या हो जाएगा? रेवेन्यू नेचर का। तो कैपिटल नेचर में बहुत बड़ा अमाउंट आता है, रेवेन्यू नेचर में छोटा अमाउंट होता है। कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन बहुत दिनों पे होता है, रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन डे टू डे होता रहता है। अब देखना ये है कि लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे एक लीगेंसी करके, क्या था वो? लीगेंसी, हाँ, प्लॉट था जो मरे हुए इंसान द्वारा दी जाती है इच्छा। वो अपने जब मरती है अंतिम सांस में वो कुछ अपनी इच्छा जाहिर करती है, तो वहां से जो कुछ उसे मिलती है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, वो क्या होती है? लीगेंसी होती है। तो क्या लीगेंसी हमेशा मिलता रहता है? अच्छा, मिलता है तो कम पैसा मिलता है या ज्यादा पैसा मिलता है? अगर कोई मरने वाला इच्छा ही जाहिर करेंगे तो बहुत बड़ा अमीर इंसान होंगे या फिर गरीब भी होंगे तो कुछ बहुत बड़ा एसेट्स अपनी जाहिर करेंगे, जैसे बिल्डिंग देने को बोलेंगे या फिर लैंड बोलेंगे, तो उसकी कीमत काफी हाई होती है ना। तो लीगेंसी क्या होगा? कैपिटल नेचर का। अच्छा, कैपिटल नेचर में भी क्या होता है? एक रिसिप्ट होता है, एक पेमेंट होता है। ऐसा रिसिप्ट जो बहुत दिनों पे होता है उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसिप्ट। ऐसा पेमेंट जो बहुत दिनों पे होता है उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल पेमेंट। जैसे लीगेंसी से रिसीव होता है ना, तो ये कैपिटल रिसीव हुआ। अच्छा, अगर हम खरीदते हैं बिल्डिंग, तो क्या ये कैपिटल पेमेंट है या नहीं? क्या कि बिल्डिंग हम हर खरीदते हैं। पेमेंट का मतलब है कि कुछ एसेट्स आ रही है, रिसिप्ट का मतलब है कुछ लायबिलिटी आ रही है। अभी यहाँ पे समझाएंगे लायबिलिटी कैसे होता है। अब देखना, लीगेंसी को लायबिलिटी बोले या फिर एसेट्स बोले? बिल्डिंग क्या है? एसेट्स है। तो लायबिलिटी क्या होगा? सॉरी, लीगेंसी क्या होगा? लीगेंसी देखो, अगर तुम्हें कोई बोल दे कि 1 करोड़ रुपया लो और कोई काम करके बताओ, कोई काम करना है, तो तुम्हारे अंदर वो बर्डन आएगा नहीं आएगा कि भाई 1 करोड़ मिला है तो हमें इस काम को परफॉर्म करना है। और जब भी कभी टेंशन जैसा वो बर्डन हो जाए तो क्या होता है? वो लायबिलिटी होता है। तो लीगेंसी जो अगर मिलता है, अगर आप कोई बूढ़े इंसान या फिर कोई भी इंसान अगर आपको वसीयत कर देते हैं कि आपके बिजनेस को ये 1 करोड़ रुपया देंगे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि 1 करोड़ को जहां भी वो बोले हैं यूज करने को, कहाँ वहीं यूज करना है। आप अपने मन से यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब बनता है आपके लिए एक लायबिलिटी बन गया कि वो कर्जा हो गया ना, कि अगर हम कर्जा लेते हैं तो हमें एक बर्डन होता है ना कि हमें चुकाना है, रिपे करना है। इसी तरह लीगेंसी, अगर कोई भी कैपिटल रिसीव होता है तो हमें एक बर्डन होता है कि जिस चीज के लिए मिला है उसको परफॉर्म करना।
ठीक है। तो लीगेंसी जिस चीज के लिए मिला है उसे परफॉर्म करना होगा, इसलिए लीगेंसी क्या होगा, कैपिटल रिसीव होगा, और कैपिटल रिसीव जितना भी है वो सब क्या होता है, लायबिलिटी होता है। ग्रांट करके सुने थे, हम बताए थे ग्रांट और डोनेशन में डिफरेंट होता है, क्या होता है, ग्रांट बड़ा अमाउंट, हाँ, और डोनेशन छोटा अमाउंट। हाँ, ग्रांट जिस चीज के लिए मिला उसी में यूज करना है, उसमें टर्म एंड कंडीशन होता है। डोनेशन में कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं होता। तो ग्रांट हमेशा मिलता रहता है क्या, नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है, और दूसरी जिस चीज के लिए मिला उसी में यूज करना है। तो क्या ये एसेट्स होगा या फिर लायबिलिटी होगा, लायबिलिटी होगा, क्योंकि आपको अगर पैसा मिला तो यूज जहां करना है वहीं करना है, आप अपने मन से यूज नहीं कर सकते हो। तो एक तरह से बर्डन हुआ, और बर्डन हुआ मीन्स लायबिलिटी हुआ। तो ग्रांट समझ में आया कि एक कैपिटल रिसीव है क्योंकि काफी दिनों के बाद मिलती है। दूसरा कि ये जिस चीज के लिए मिला उसी में यूज करना है, और जैसा कि एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है तो ये सबको क्या बोलते हैं, कैपिटल रिसीव बोलते हैं। और कैपिटल रिसीव मिलने पे हमें जिस चीज के लिए मिलती है उसी में यूज करना होता है, इसलिए ये क्या है, लायबिलिटी है। अच्छा, एक कैपिटल पेमेंट में समझिए वैसा पेमेंट जो काफी दिनों बाद होता है, जैसे हम बिल्डिंग खरीदे, फर्नीचर खरीदे, और ये इन शॉर्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किए, इन्वेस्टमेंट, और कार वार खरीद लिया, तो क्या ये सब हमेशा होता रहता है, बहुत बहुत दिनों बाद होता है, इसलिए क्या हो गया, कैपिटल पेमेंट। और कैपिटल पेमेंट क्या होता है, एसेट्स होता है। तो यहाँ पे हम एक चीज, चलो यहाँ तक तो क्लियर है ना कि ये जो है लायबिलिटी है, और ये एसेट्स है। अब बात करते हैं रेवेन्यू नेचर का। ऐसा ट्रांजेक्शन जो साल के अंदर होता रहता है डे टू डे, वैसे क्या बोलते हैं, अकर्ड विथ इन अ ईयर, मतलब साल के अंदर। रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसा ट्रांजेक्शन जो साल के अंदर कई बार कर लेते हैं, या एक बार कर लो या फिर साल के अंदर हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, रेवेन्यू। जैसे सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन क्या है कि हम मेंबर से लेते रहते हैं पैसा, तो क्या मेंबर से 5 साल 10 साल के बाद पैसा लेते हैं, या फिर महीना, या फिर 3 महीना, या फिर 1 साल के बाद। लेकिन यही सब्सक्रिप्शन अगर कोई ऐसा पर्सन हो जो पूरी जिंदगी का एक बार दे दे तो क्या होता है, तो वो रेवेन्यू नेचर का होगा या फिर कैपिटल का, कि वो पूरा जिंदगी का पैसा एक ही बार दे दिया, और जो पैसा एक बार मिल जाता है बार बार नहीं मिलता उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल नेचर। ठीक है, सब्सक्रिप्शन हुआ। और फिर मान लो डोनेशन, एंट्रेंस फी ना। अच्छा, डोनेशन भी 2 टाइप की होती हैं, एक होता है कैपिटल नेचर का, तो डोनेशन का फिर से हम एक आगे क्लास ले लेंगे। अभी हमें ये समझना है डोनेशन क्या है, रेवेन्यू इन ट्रांस फी या फिर एडमिशन फी। रेंट रिसीव कर लिया, कमीशन रिसीव कर लिया, ये सब क्या होता है, हमेशा डे टू इनकम है। तो इससे पता चला क्या कि ये सब क्या है, इनकम है। तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, इनकम होती है। ये बात से सहमत है आप। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, लायबिलिटी। रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, इनकम। ये जो पैसा मिलता है तो हमें टेंशन नहीं होता है कि कहाँ यूज करना है नहीं करना, आप फ्री होते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हो। तो ये क्या हुआ, इनकम हुआ। तो हम ये क्लियर करना है कि ये रेवेन्यू रिसिप्ट जो है वो इनकम है, तो कैसे है, ये चीज क्लियर है आप लोगों को, ये इनकम है क्योंकि ये जो पैसा मिलती है ये आप फ्री होते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हो। रेवेन्यू पेमेंट ऐसा पेमेंट जो साल के अंदर आप करते रहते हो, कई बार छोटे मोटे ट्रांजेक्शन जो होता रहता है वो होती है रेवेन्यू पेमेंट। जैसे रेंट का पे किए आप, रेंट पे, अभी यहाँ पे रिसिप्ट किए थे, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं, बिल पे। कौन सा बिल पे, वो बिल अलग होता है, बिल पे बिल होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज वाला बात आ गया यहाँ पे। इलेक्ट्रिसिटी पे कर दिया, वेजेज, और कमीशन भी पे कर सकते हैं। तो ये सब क्या है, एक्सपेंसेस है ना। तो रेवेन्यू पेमेंट क्या होती है, एक्सपेंसेस। बस इतना ही क्लियर करना है, और यही आपके एनपीओ में एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बना के रखते हैं। इसके बिना आप कोई क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते हो। बस ये 4 कॉन्सेप्ट आपको चाहिए, 4 चीज
इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन को डील कर सकते हो इजीली। एक्सपेंसेस सबसे पहले देखना होगा कि आपको ट्रांजेक्शन कौन सा है। ऐसा ट्रांजेक्शन जो साल के अंदर कई बार होता रहता है या फिर होता रहता है उसे बोलते हैं रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू नेचर में भी दो, एक तो रिसिप्ट करेंगे, दूसरा पेमेंट करेंगे। रिसिप्ट को बोलेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट, पेमेंट को बोलेंगे रेवेन्यू पेमेंट। जो भी रिसिप्ट होगा वो क्या होगा, जो पेमेंट होगा वो। लेकिन बात करें कैपिटल नेचर की, जो भी पेमेंट करेंगे क्या होगा, और जो रिसिप्ट करेंगे वो जाओ छुट्टी है। घरे जाएगी। हाँ जाओ जाओ, चला ही जा, सच बता रहा, चला जाओ अगर छुट्टी नहीं हो पाया टाइम में। हाँ चला वाला पेज लाने के लिए ना फिर से तो एडिट करना ही होगा। यहाँ तक तो हम क्लियर कर देना, इसमें कोई टेंशन नहीं। चलो नेक्स्ट पेज चलते हैं। बहुत एडिट करना पड़ता है। अब हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एनपीओ की। अब आपको समझ में आएगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ एनपीओ। सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तीसरा ज्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करते, हम एक एक करके इनको सेपरेट सेपरेट समझते हैं क्या है। ये है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। देखना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है, पहले मेरा बात सुनना, उसके बाद फिर आएंगे डिफिनेशन पे जो बोर्ड पे लिखा है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो बिजनेस में जितना भी ट्रांजेक्शन होती हो वो सभी के रिसिप्ट को लिखेगी एंड क्या लिखेगी, पेमेंट को। अच्छा रिसिप्ट होगा तो या तो होगा कैश में या फिर बैंक में। पेमेंट होगा तो क्या होगा, कैश या फिर बैंक में। इसके अलावा और किसी चीज का तो सोर्स ही नहीं हम लोग को कि रिसिप्ट एंड पेमेंट करें। तो कोई भी ट्रांजेक्शन हो कैश या फिर बैंक में हम लोग कहाँ लिखेंगे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। या फिर रिसिप्ट हो या फिर पेमेंट हो, चाहे वो ट्रांजेक्शन लास्ट ईयर का काहे नहीं हो या फिर नेक्स्ट ईयर का काहे नहीं हो। मान लो ऐसा हुआ कि कोई चंदा बाकी था लास्ट ईयर का, पिछले साल का, और वो इस साल दे रहा है तो हम उसे लिख लेंगे क्या कि रिसिप्ट कर रहे हैं ना इस साल। या फिर ऐसा हुआ कि हम किसी से एडवांस में ले लिए चंदा नेक्स्ट ईयर का, इसी साल ले लिए किसी मेंबर से, तो उसे भी लिख लेंगे क्योंकि रिसिप्ट तो हो रहा है ना। तो कोई भी कैश या फिर बैंक हमारे बिजनेस में इनफ्लो हो, पैसा आए, उसे हम रिसिप्ट बोलते हैं और उसे एंट्री करेंगे। और कोई भी पेमेंट कैश या फिर बैंक के फॉर्म में होगा ही पेमेंट कैश और बैंक के फॉर्म में, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पेमेंट। और कोई भी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट हम लोग क्या करते हैं, इसे एंट्री कर लेते हैं। और हम इसलिए बनाते हैं इसे कि एक तरफ लिखेंगे रिसिप्ट, जितना पैसा रिसिप्ट किया वो, दूसरी तरफ उससे माइनस कर देंगे क्या, पेमेंट। तो हमें क्या मिलेगा, मान लो कि 100 रुपया हम रिसिप्ट किए और पेमेंट कितना किए, 50 रुपया, तो कितना बचा, इससे क्या पता चला 50 रुपया क्या है, मेरे कैश बैलेंस है। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इसलिए बनाते हैं कि कैश और बैंक बैलेंस कितना है। ओवरऑल ये हम बोल सकते हैं ये कैश बुक के जैसा, लेकिन यहाँ पे कैश बुक नहीं बनाते क्योंकि ये क्या है, एनपीओ है। तो एनपीओ में हम लोग क्या बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। और ये क्यों बनाते हैं, कैश बैलेंस या फिर बैंक बैलेंस चेक करने के लिए। अच्छा इसमें अगर लास्ट ईयर का ट्रांजेक्शन हो तो रिकॉर्ड करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, रिसिप्ट या फिर पेमेंट होगा और इस साल ही हो रहा है ना, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता वो लास्ट ईयर का या फिर नेक्स्ट ईयर का। हो सकता है कि इस साल परफॉर्म होना चाहिए, पैसा आना चाहिए या जाना चाहिए। पैसा आया इस साल, जैसे किसी भी फॉर्म में आए हम उसे एंट्री कर लेंगे, और किसी फॉर्म में जाए हम उसे माइनस कर देंगे। अब देखना यहाँ पे, इट इज प्रिपेयर्ड फॉर नॉलेज ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस। ये क्यों बनाया जाता है, कैश और बैंक बैलेंस के नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए कि कैश और बैंक बैलेंस कितनी है। दूसरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज अ रियल अकाउंट। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रेडी हो गया, ठीक है। इसी टाइप का ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आएगा, ये नहीं कि छोटा मोटा क्वेश्चन, ये सब एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। आप बताओ रियल अकाउंट किसे कहते हैं, रियल अकाउंट किसे कहते हैं, एसेट्स को बोलते हैं। इसका मतलब कोई भी ऐसा अकाउंट जो हमें एसेट्स की नॉलेज दे, एसेट्स की जानकारी दे, उसे क्या बोलते हैं, रियल अकाउंट। आप बताओ कैश और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किसकी जानकारी दे रही है, कैश और बैंक की, कैश और बैंक बैलेंस की, ये दोनों क्या है, एसेट्स है। तो फिर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होगा, रियल अकाउंट होगा।
और अगर कोई इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के सॉरी ये कोई इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में जानकारी दे तो उसे क्या बोलेंगे, नॉमिनल अकाउंट बोलेंगे। इसलिए बताओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि ये किसकी बैलेंस देती है, या फिर प्रॉफिट या फिर लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, नॉमिनल अकाउंट। तो ये क्लियर है कि ये किस लिए बनाया जाता है, कैश और बैंक बैलेंस के लिए बनाया जाता है। और ये रियल अकाउंट इसलिए है क्योंकि ये कैश या फिर बैंक मीन्स एसेट्स की नॉलेज देती है। तीसरा कंसेप्ट है इट्स रिकॉर्ड ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन, ये कैश और बैंक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है। अच्छा ऐसा मान लो कि बिल्डिंग खरीदे हम एक और वो उधार में खरीदे, तो क्या रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में एंट्री होगा या नहीं होगा, कैसे, क्या अगर हम उधार में बिल्डिंग खरीदते हैं, ये हम हैं और एक बिल्डिंग खरीदे, तो मेरे पास क्या आया और गया क्या, अभी हम उधार खरीदें तो कैश तो देंगे नहीं, तो कैश या फिर बैंक गया तो नहीं मेरे यहाँ से, इसका मतलब पेमेंट हुआ। अच्छा आया क्या, बिल्डिंग आया, कैश तो नहीं आया ना, इसका मतलब कैश का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, रोल नहीं है तो फिर रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में इसमें एंट्री होगा, नहीं होगा। जब ट्रांजेक्शन में कैश या फिर बैंक का रोल ही नहीं हो तो यहाँ पे एंट्री नहीं होगा, ये हम बताना चाहते हैं आप लोग। इट्स रिकॉर्ड अ बैंक ट्रांजेक्शन, खाली कैश और बैंक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेगा, इसका मतलब है कि अगर कोई उधार में ट्रांजेक्शन हुआ तो यहाँ पे एंट्री होगा या नहीं होगा, बताना, नहीं होगा। इट्स रिकॉर्ड ऑल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, हाँ ये चीज देखना। अभी हम लोग टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन लास्ट में देखे, अभी देखे थे ना जस्ट, कितने टाइप की होती है, क्या क्या होती है, तो यहाँ पे क्या बोला, ऑल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब कोई भी टाइप का ट्रांजेक्शन हो, चाहे वो कैपिटल हो या फिर रेवेन्यू नेचर हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस रिसिप्ट या फिर पेमेंट होना चाहिए। और देखे थे हम लोग दोनों में कि यहाँ पे अभी देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिए क्या है, या फिर रिसिप्ट हो या फिर तो क्या हो, पेमेंट हो, रिसिप्ट हो या फिर पेमेंट हो। तो देखना यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या था, कैपिटल नेचर में भी क्या था, रिसिप्ट था, कैपिटल नेचर में भी है ना रिसिप्ट, ये भी कैपिटल नेचर है, यहाँ भी रिसिप्ट है और यहाँ पेमेंट भी है। रेवेन्यू नेचर में भी क्या है, रिसिप्ट है और पेमेंट है। ओवरऑल देखें तो कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर दोनों में क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट है। तो क्या ये सभी ट्रांजेक्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में आएगा या नहीं आएगा, आएगा। अब देखना यहाँ पे ये एक कैश और बैंक बैलेंस के लिए बनाई जाती है, रियल अकाउंट है। तीसरा क्या है, ये सभी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है। चौथा इट्स रिकॉर्ड ऑल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, तो हो ही गया, अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये बैंक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। एंड ऑल्सो रिकॉर्ड प्रीवियस ईयर, चाहे वो प्रीवियस ईयर का मतलब लास्ट ईयर का पैसा बाकी हो, इस साल पैसा मिला फिर भी हम रिकॉर्ड करेंगे। करेंट ईयर, इस साल का पैसा मिला उसका भी रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट ईयर होगा, नेक्स्ट ईयर। लास्ट ईयर मतलब होता है पिछला साल, यहाँ लिखी थी, इसका मतलब भी होता है पिछला, इसका होता है वर्तमान। अगला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इसलिए बनाते हैं कि मेरे बिजनेस में कितना प्रॉफिट या फिर लॉस हुआ। अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलना सही है या फिर गलत, गलत है, क्योंकि नहीं यहाँ पे सरप्लस एंड डिफिसिट बोलते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट कमाने वाला बिजनेस बोलेगा ना, यहाँ पे तो हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों बनाते हैं, सरप्लस के लिए या फिर डेफिसिट पता करने के लिए, ठीक है। अच्छा सरप्लस या फिर डिफिसिट इसे बोलते हैं एक तरह से लाभ जैसा, प्रॉफिट जैसा, ये क्या है लॉस जैसा। तो अगर हमें प्रॉफिट या फिर लॉस का पता करना हो तो हम क्या करेंगे, जितना भी इनकम है उसको लिखेंगे, उसमें से माइनस क्या करेंगे, एक्सपेंसेस। अगर ऐसा है कि इनकम 100 है और एक्सपेंसेस कितना 50 रुपया, तो प्रॉफिट कितना का होगा, इसका मतलब सरप्लस हुआ। अच्छा ऐसा हुआ कि 150 का है एक्सपेंसेस, तो लॉस डिफिसिट कितना का होगा 50 का। तो अगर सरप्लस या डिफिसिट पता करना है तो हमें किन चीज़ों को लिखना होगा, इनकम एंड एक्सपेंसेस को। हम लोग लास्ट ईयर में देखे थे, अभी लास्ट क्लास में स्लाइड में देखे थे कि इनकम और एक्सपेंसेस कहाँ है, बताओ। ट्रांजेक्शन देखेंगे
अब इसमें आपको बताना है क्या ये इनकम है या ये इनकम है। ये वाला रेवेन्यू इनकम। और ये एसेट्स है या फिर ये एसेट्स है। रेवेन्यू पेमेंट ये एसेट्स है, ये क्या है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस। इसका मतलब एक्सपेंसेस है। इसका मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें क्या क्या चाहिए, इनकम चाहिए और क्या चाहिए, एक्सपेंसेस चाहिए। अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किन नेचर में मिल रहा है, रेवेन्यू नेचर में मिल रहा है। इसका ये मतलब बना कि अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो हमें केवल रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन चाहिए, कैपिटल नेचर का नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ एसेट्स एंड लायबिलिटी है और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एसेट्स लायबिलिटी की कोई जरूरत नहीं, यहाँ चाहिए बस इनकम एंड एक्सपेंसेस। तो अगर आपसे कोई बोले कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, तो आप क्या बताएंगे, कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है या फिर रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन। रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, यहाँ तक क्लियर है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रेवेन्यू नेचर का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है। अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्यों बनाते हैं, सरप्लस या फिर डेफिसिट पता करने के लिए। चलो आगे चलते हैं और क्या क्या उसमें लिखा है। तो यहाँ पे हम लोग देखो, यहाँ पे इट इज प्रिपेयर्ड फॉर सरप्लस एंड डिफिसिट। ये सरप्लस एंड डिफिसिट पता करने के लिए या फिर नॉलेज लेने के लिए बनाते हैं। सो इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। अब बताओ कि अगर कोई सरप्लस या फिर डिफिसिट मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस की नॉलेज दे तो क्या वो रियल अकाउंट या फिर नॉमिनल अकाउंट या फिर पर्सनल अकाउंट होगा, नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ ट्रांसफर होता है, नॉमिनल अकाउंट में। तो ये आपका एक नंबर ऑब्जेक्टिव में आएगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो क्या है, नॉमिनल अकाउंट। इट्स रिकॉर्ड ओनली करेंट ईयर ऑफ ट्रांजेक्शन। अब बताओ कि अगर तुम्हें कोई बोले कि तुम पता करो कि प्रॉफिट या फिर लॉस कितना होगा, तो एक साल का प्रॉफिट या फिर एक साल का लॉस पता करने को बोल रहा। अगर हमें एक साल का प्रॉफिट या एक साल का लॉस पता करना है तो कोई पिछले साल का या फिर अगले साल का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। बात समझना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ये अगर मान लो कि इस साल का एक्सपेंसेस है, ये लास्ट ईयर का मतलब पिछले साल का, प्रीवियस ईयर एक्सपेंसेस कितना है 50, और करेंट ईयर का एक्सपेंसेस कितना 100 रुपया। नेक्स्ट ईयर का इसका एक्सपेंसेस कितना, सॉरी यहाँ पे यह है नेक्स्ट ईयर का, इसका एक्सपेंसेस मान लेते हैं 150। अच्छा, ये है आपका एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे आप हम मान लेते हैं इनकम, तो यहाँ पे इनकम होता है 100, यहाँ पे इनकम होता है 150 और यहाँ पे इनकम होता है 200। आपसे पिछले साल का प्रॉफिट कितना हुआ, इस साल में 100 रुपया खर्चा हुआ, 50 रुपये एक्सपेंसेस हुआ और 100 रुपया इनकम हुआ, कितना हुआ प्रॉफिट 50 रुपया। यहाँ पे ये लास्ट ईयर का है, में से पिछले साल का, ये क्या है करेंट ईयर का है और ये क्या नेक्स्ट ईयर का है। अगर हम बोलेंगे करेंट ईयर का प्रॉफिट पता करो तो क्या हम लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस को इसमें लिखेंगे। अगर लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस को इसमें लिख देते हैं तो फिर ये इस साल का एक्यूरेट प्रॉफिट या फिर लॉस नहीं बता पाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप। अगर आपको इस साल का प्रॉफिट या लॉस पता करना है तो आप इसी साल के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। लास्ट ईयर का करेंगे तो लास्ट साल में नहीं इफेक्ट दिया, इस साल में तो नहीं दिया। तो पता चला कि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट या सरप्लस या डेफिसिट के लिए, मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस के लिए। तो प्रॉफिट और लॉस एक साल के लिए बनाई जाती है, मीन्स एक साल के प्रॉफिट या फिर लॉस के लिए बनाई जाती है। तो हमें ज़रूरी है कि केवल एक साल के ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, मीन्स यहाँ पे केवल इस साल के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाएगा, मीन्स क्या करेंट ईयर ऑफ ट्रांजेक्शन। अगर लास्ट ईयर का ट्रांजेक्शन ऐसा कि लास्ट ईयर में हम प्रॉफिट अर्न किए थे, ऐसा बता दें आपको हम कि सब्सक्रिप्शन एक इनकम है ना, ये लास्ट ईयर में बाकी था, पिछले साल में बाकी था कितना 1000 रुपया और दिया इस साल मतलब करेंट ईयर में। तो क्या ये 1000 पिछले साल का ही इनकम था या फिर इस साल का इनकम है, क्या पिछले साल का नहीं इनकम है। देखो बात सुनो अच्छा से, यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो टेंशन नहीं लेने का, समझने का आराम से। ये है 2023, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन है
बाकी आउटस्टैंडिंग, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना 1000। कोई ऐसा मेंबर जो है जो पैसा नहीं दिया, कितना नहीं दिया। अब आ गया क्या 2024, अब वो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो गया, सब्सक्रिप्शन रिसीव कौन वाला, यही वाला 1000 रुपया। अब आपको बताना है क्या ये 1000 2024 का इनकम था या फिर 2023 का इनकम था या फिर 2024 का इनकम, 2023 का ही था, भले ही वो बाकी रह गया हो, मतलब उधार है लेकिन इनकम तो था 2023 का ही। अगर 2024 में मिला तो इसका मतलब बनता है कि अगर ये उधार है तो क्या हो गया, असेट्स हो गया ना। अगर किसी के यहाँ पैसा आप दे दिए हैं तो आपके लिए वो असेट्स है, तो असेट्स रियलाइज हुआ है, इनकम नहीं रियलाइज हुआ, ठीक है। तो लास्ट ईयर का इनकम है तो वो लास्ट ईयर का ही है, इस साल का नहीं है, भले ही हमको इस साल का पैसा मिला हो। इसलिए आपको क्वेश्चन में कंफ्यूज करेगा कि पिछले साल का इनकम ने इस साल दे दिया हो, तो हम क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से उसको हटा देंगे क्योंकि ये इस साल का इनकम नहीं है। पता चला कि यहाँ पे इट्स रिकॉर्ड ओनली क्या है, करेंट ईयर ऑफ ट्रांजेक्शन, ये बस करेंट ईयर का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, लास्ट ईयर या फिर नेक्स्ट ईयर का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं करता है, क्योंकि ये इस साल का प्रॉफिट एंड लॉस पता करना है तो इस साल का ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेगा, तभी जाके इस साल का एक्यूरेट प्रॉफिट या फिर लॉस पता चलेगा। नेक्स्ट ईयर या फिर लास्ट ईयर का अगर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है तो उसे एक्यूरेट प्रॉफिट और लॉस नहीं मिल पाएगा, उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा ना, पिछले साल का भी इन्वॉल्व हो जाएगा तो उसमें इम्पैक्ट तो देगा ना वो। इसलिए इस साल का हमको चाहिए तो इस साल का ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करो, लास्ट या फिर नेक्स्ट का नहीं। इट्स वर्क ऑन एक्रूअल बेसिस। अब देखना एक्रूअल बेसिस का मतलब क्या बनता है, रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में अगर मान लो कि कोई सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, बाकी है, कोई पैसा चंदा किसी के यहाँ है और वो क्या है बाकी है, वो पैसा नहीं दिया तो क्या कैश आया, नहीं आया, तो क्या रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट में एंट्री होगा, क्या कैश आया ही नहीं। अच्छा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एंट्री होगा, क्योंकि ये इनकम तो है ना, भले ही पैसा नहीं दिया इसका मतलब थोड़ी नहीं कि इनकम नहीं। अगर आप सेल किए और उधार में सेल कर दिए तो इसका मतलब आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं ना, प्रॉफिट तो होगा लेकिन एक उधार हुआ, उधार एक अलग मसला है, प्रॉफिट एक अलग है। तो ये उधार में भी अगर ट्रांजेक्शन होगा ना फिर भी यहाँ क्या होगा, रिकॉर्ड होगा। अक्रूवल मतलब क्या होता है, उधार बेसिस पे है। अगर ऐसा होगा कि कोई चंदा पैसा नहीं दिया इस साल का तो ऐसा नहीं कि हम उसको छोड़ देंगे, उसको लिख लेंगे यहाँ पे कि इनकम तो है इस साल का। और ये चीज़ ज़्यादा समझ में तब आएगा जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन यहाँ पे थ्योरी थ्योरी मतलब एक प्री प्लानिंग तो करना ही पड़ता है किसी चीज़ के लिए। तो इतना आपको पता होना चाहिए कि ये एक सरप्लस एंड डिफिसिट के लिए बनती है, इसलिए ये नॉमिनल अकाउंट है और ये केवल करेंट ईयर का ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है। और ये इस साल का अगर कोई चंदा बाकी रह गया हो तो भी फिर इसको लिखता है, क्योंकि ये अक्रूवल बेसिस पे है, उधार बेसिस पे है। और कोई ट्रांजेक्शन अगर कोई अक्रूवल बेसिस पे है मीन्स क्या कि उधार ही क्या नहीं हो, हम इसे इस चीज़ के लिए रिकॉर्ड कर लेंगे क्योंकि ये इस साल का इनकम है। क्या यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं, आगे शायद कुछ है ही नहीं पता। एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्या कुछ देखने को मिला हमें। सबसे पहले टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन में हमने देखा कि कैपिटल रिसिप्ट का जितना भी है वो क्या है, लायबिलिटी। ये आपको अच्छा कैसे पहचानेंगे कि कैपिटल नेचर का है? ऐसा ट्रांजेक्शन जो बहुत बहुत दिनों पे होता या फिर जिसका अमाउंट बहुत ज्यादा। कैपिटल पेमेंट ऐसा ट्रांजेक्शन जो बहुत बहुत दिनों पे होता है जिसका अमाउंट बहुत ज्यादा, वो क्या होती है, असेट्स होती है। रेवेन्यू रिसिप्ट ऐसा ट्रांजेक्शन जो डे टू डे होता रहता है, ऐसे क्या बोलते हैं, इनकम बोलते हैं। और रेवेन्यू पेमेंट यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते हैं। ये बनाई जाती है जिसमें पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बैलेंस शीट। अच्छा हाँ, अब एक चीज देखना, इसी में हमको एक और चीज बताना, यहाँ पे देख लेना, ये क्या है, सॉरी लायबिलिटी। ये क्या, ये क्या, और ये अच्छा रिसीव्ड एंड पेमेंट अकाउंट तो सब कुछ ट्रांजेक्शन हो जाएगा। अगर कैश में ट्रांजेक्शन हुआ हो तो लायबिलिटी और असेट्स कहाँ शो करते हैं आप, बैलेंस शीट। तो ये ट्रांजेक्शन कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट क्या होता है ये आपको 11th में बहुत अच्छा से पता है।
अच्छा, रेवेन्यू नीचे का ट्रांजेक्शन कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि यहाँ पे P&L अकाउंट नहीं बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या यहाँ तक क्लियर है? ये चीज समझ लेना। कैपिटल नेचर का कहाँ जाएगा? रेवेन्यू नेचर का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और ये सब कहाँ चला जाएगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। क्योंकि अगर कैश में होता हो, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का कोई फर्क नहीं पड़ता हो कि वो कैपिटल है या फिर नेचर है, बशर्ते कि वो कैश में होना चाहिए, कैश आए या फिर जाए, बस वो रिकॉर्ड कर लेगा। चाहे वो लास्ट ईयर का हो, फिर नेक्स्ट ईयर का हो या फिर करेंट ईयर का हो, इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज बनानी होती है तो इसमें क्या शो होता है? ये कहाँ, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है तो बहुत टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, बहुत टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। ये होता है केवल क्या करता है रिकॉर्ड? ये रेवेन्यू नेचर का और ये कैपिटल नेचर का ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करता है। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है, काफ़ी ज़्यादा पढ़ लिए थे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, बस इतना ही आज की क्लास में, इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे लेक्चर 3 में, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। इन दोनों को अच्छा से रिवीजन कर लीजिए, PDF आपको मिल जाएगा।